जय हिंद, वंदे मातरम। तो इस वीडियो में हम तुल्यांकी भार की गणना करना सीखेंगे। क्या होता है तुल्यांकी भार की गणना करना, हम न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो अम्ल और क्षार, अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अम्ल का तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल और इसको बोलते हैं या CH3COOH एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड है C2H2O4 × 2H2O और कार्बोनिक अम्ल है H2CO3। तो इस तरीके से हम अम्ल का क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी भार। तो इसको तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमको अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी और अम्ल की क्षारकता। तो पहले हम चर्चा करते हैं अम्ल की क्षारकता कैसे हम आप निकालेंगे। तो क्षारकता ज्ञात करने के लिए हमको पहले सभी के रिएक्शन को तोड़ना होगा। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर तोड़ा हुआ है HCl एक्वस फॉर्म में है। जब इसको हम जल में डाल लेते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम इसको जल में डालेंगे तो HCl का हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन में यह टूटता है वही उसकी क्षारकता होती है। इसका मतलब HCl की क्षारकता बराबर कितनी हो गई, 1। और इसी तरीके से आपका क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम जल में डालते हैं तो इसमें क्या होती है, 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और इस पर सल्फेट आयन 2। अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं इस पर डबल माइनस है, इस पर 1 ही, लेकिन नहीं, इसके आगे 2 लगा हुआ है तो 2 प्लस इस पर भी है और 2 माइनस इस पर भी है। जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस पर रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पर रहने चाहिए। तो 2 नेगेटिव इस पर है तो इसको 2 1 कम 2 यानी 2 प्लस चार्ज इस पर है और ये हमेशा बराबर आते हैं जब हम कोई केमिकल इक्वेशन तोड़ते हैं। तो देखिए, अब इसी तरीके से HNO3 नाइट्रिक अम्ल को हमने तोड़ा तो इसमें क्या है, अब इसकी क्षारकता आपकी जैसे इसमें 1 क्या आया था, 1 हाइड्रोजन, तो इसकी क्षारकता 1 हो गई। इसमें H2SO4 को जब हमने रिएक्शन में तोड़ा था तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसकी क्षारकता 2 हो गई। और HNO3 अब इसको तोड़ेंगे तो इसमें H प्लस और NO3 माइनस, तो इसकी क्षारकता कितनी आई, 1, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1। इसी तरीके से देखिए ये है आपका क्या है HCOOH फार्मिक अम्ल है। तो फार्मिक अम्ल को तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आया है HCOOH, तो इसकी भी क्षारकता 1 है। इसी तरीके से CH3COOH, इसमें देखिए कितने लोग सोचते हैं कि जितना हाइड्रोजन है वही क्षारकता होती है, लेकिन नहीं, CH3 इतना पूरा आपका है एसीटेट आयन, क्या है, एसीटेट आयन, और यह हाइड्रोजन में टूटा तो इसमें केवल 1 हाइड्रोजन है तो इसलिए इसकी भी क्षारकता 1 हो जाएगी। और ऑक्जेलिक अम्ल, थोड़ा ये तो बच्चे एकदम नहीं हल कर पाते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल कैसे करेंगे। जैसे इसको अगर ऑक्जेलिक अम्ल में हम पानी डालते हैं, जब यह अपने आयनों में टूटेगा तो ये वाटर वाइपराइज हो जाएगा, थोड़ा वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो बचा क्या हमारा ऑक्जेलेट C2H2O4। जब इसको आयन में तोड़ेंगे तो हमारा 2 पार्ट में हाइड्रोजन प्लस और ऑक्जेलेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट, इसको ऑक्सलेट आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्सलेट आयन बोला जाता है। तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है तो इसके लिए भी इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से कार्बोनिक अम्ल है, इसको भी हम घोलेंगे तो ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन इसमें निकला हुआ है और इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर 2 प्लस और 2 माइनस, इसलिए इसकी भी क्षारकता 2 आ गई। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि अम्ल की क्षारकता कैसे निकालते हैं। अब अम्ल का अणुभार, तो देखिए अणुभार, जैसे मान लीजिए अणुभार निकालना है हमको HCl का अणुभार, तो अणुभार कैसे निकालेंगे हम, अणुभार निकालेंगे तो देखिए हम जानते हैं कि इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 प्लस, अब क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.5, तो 35.5 ऐसे लिख लेंगे। अब टोटल जोड़ लेंगे तो 35 में 36 हो जाएगा, 36.5 इसका अणुभार आ गया। अब सूत्र क्या है, अब सूत्र हमारा यही है कि अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो पहला सवाल हमारा यही है
तो हम इसमें क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखेंगे, अम्ल का अणुभार। अणुभार कितना है, अणुभार हमारा 36.5 बटे, अब देखिए इसकी क्षारकता कितनी है, यहाँ पर 1 निकाले हैं तो बटे 1, तो बराबर 1 का भाग दोगे तो यही आएगा 36.5, इसका आपका आंसर आ गया तुल्यांकी भार। इस तरीके से आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 36.5। और ये हमारा नॉर्मलता मोलरता में सवाल हल करने में बड़ा ही सहायक होता है। इसी प्रकार देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालेंगे। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का, अब हमने पहला निकाला, अब दूसरा अणुभार इसी तरीके से निकाल लीजिए। अणुभार इसमें निकालेंगे तो H2SO4 का अणुभार जब हम आप निकालेंगे तो इसका अणुभार क्या होगा, देखिए 2 गुणे, अब सल्फर कितना होता है, अब हाइड्रोजन का तो परमाणु भार 1 होता है तो 1 प्लस, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, अब 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस, अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 चौका 64। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 98 आएगा। आप जोड़कर देख लीजिए, 98 98 आ गया, क्या आ गया, अणुभार आ गया, इसका क्या आ गया, अणुभार। तो अणुभार हमारा इस तरीके से क्या आया, 98, और इसकी क्षारकता हम पहले से ही यहाँ पर निकाले हैं। तो यह हमारा तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 98/2। अब इसको आप काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2, अब यहाँ 1 बचा, 2 9 18। तो इस तरीके से आपका तुल्यांकी भार बराबर कितना आ गया, ये तुल्यांकी भार बराबर आ गया 49, इतना आ गया इसका तुल्यांकी भार। और सेम इसी तरीके से इसको निकालेंगे। देखिए इसका क्या आया है, इसका तुल्यांकी भार क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर आपका, अब देखो इसका जब हम निकालेंगे क्या, अणुभार, तो अणुभार इसका क्या होगा, 1 का गुणा नाइट्रोजन कितना होता है परमाणु भार आपका, 7 दूनी 14, 14 होता है 14, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 14 प्लस, अब 16 48, ये हो गया। तो इसका अगर आप निकालोगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, और इसका 16 होता है, चूंकि 8 परमाणु क्रमांक होता है तो इसका क्या हो जाएगा 16 और 16 48। अब जोड़े कितना आता है, ये 15 हो गया, तो 15 + 48 आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 8 5 13 के 3 हासिल कितना हुआ, ये हो गया आपका 15 और ये 48, 8 5 13 को 3, और उसके बाद बता कितना, ये है आपका 4 1 5 1 6 63। तो ये आपका हो गया 63, तो इसका मतलब 63 के बटे में इसका 1 है, तो अब 63 के बटे मतलब 1, यही आपका तुल्यांकी भार टोटल 63 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरीके से आपका ये है, इसका हमको, इसका भी क्या है, इसका निकाल लीजिए, 1 प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस, अब 16 + 16 32 हो गया, और प्लस 1, तो देखिए ये क्या हो गया, 1 1 2 और 12 2 14, तो हो गया आपका 14 + 32, कितना आ गया भाई, 4 2 6, उसके बाद आपका आ गया 3 1 4 46। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार आप निकालेंगे तो तुल्यांकी भार बराबर आपका हो गया 46/1, यानी कि आपका ये कितना आ गया 46 आ गया। तो इस तरीके से इसका तुल्यांकी भार आ गया। सेम आप इसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे, क्या है CH3COOH। अब एकदम इसी तरीके से सब आप तुल्यांकी भारों की गणना कर सकते हैं। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस, अब 3 1 कम 3 प्लस, अब इसका आ गया फिर 12 प्लस, फिर 16 16 32 हो गया, उसके बाद 1 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, अब देख लीजिए 12 12 24 हो गया ये, उसके बाद आपका 32 है, उसके बाद 2 आपका देखिए 3 1 4 हो गया। तो इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 2 10 के 0 हासिल बचा 1, 3 2 5 1 6 60 आ गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे 60/1 बराबर 60। तो इसका तुल्यांकी भार आ गया 60। अब सेम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का आपको निकालना होगा। तो देख लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल का हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ऑक्जेलिक अम्ल
तो इसका तो भाई देख लीजिए क्या निकला हुआ है, इसका क्षारकता निकला हुआ है 2, तो C2H2O4 × 2H2O है ना। अब इसमें क्या है देखिए 2 गुणे क्या है 2 गुणे, अब 12 होता है कार्बन का, 12 + 2 गुणे 1, ये 2 गुणे इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा 16 का, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 प्लस में आपका, अब देखिए यह 2 पूरा लग गया, हाइड्रोजन होता है 2 गुणे 1 और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 16 आ जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24 आ गया यह, उसके बाद प्लस में 2 1 कम 2 और प्लस में इधर देखिए 16 चौका 64 और उसके बाद ये क्या हो गया 16 चौका 64, ये हो गया 2 1 कम 2 16 2 18 18 दूनी 36। तो ये आप टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 126 126। अब 126 हो गया तो इसका हम निकालेंगे 126 बटे में 2, तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 126 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका क्या 2 छंग 12 और 2 छंग 12 हुआ 2 तिहाई 6, तो ये आपका 63 आ गया इसका आंसर, तुल्यांकी भार इतना आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, तुल्यांकी भार की गणना किया। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, इसी प्रकार से हम क्षार का तुल्यांकी भार की गणना करेंगे। अब देखिए कुछ क्षार के एग्जाम्पल आपके सामने है NaOH, तो जैसे हमने इसके रिएक्शन को तोड़ा है उसी तरीके से NaOH है, तो इसको तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस आयन और प्लस में OH माइनस आयन, तो इसमें इसकी अम्लता, इसका क्षार का तुल्यांकी भार का सूत्र है क्षार का अणुभार बटे क्षार का अम्लता, और अम्लता इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होती है, जितना OH आयन की संख्या होगी वही हमारा अम्लता होगा। तो इसकी अम्लता क्या होगी भाई, इसकी अम्लता हमारी 1 होगी, क्या होगी 1, तो हम इसी सूत्र में अम्लता के स्थान पे 1 रखेंगे। इसी तरीके से KOH को तोड़ेंगे तो K प्लस और OH माइनस, तो इसकी भी आपकी अम्लता क्या हो गई, इसकी भी अम्लता क्या हो गई 1 हो गई। अब इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे तो अमोनियम प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन, तो इसका भी हाइड्रोक्सिल आयन 1 ही है, तो इसकी भी अम्लता 1 हो गई। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस 2 बार है, तो इसको तोड़ेंगे हम Ca2 प्लस और उसके बाद इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2OH माइनस, 2 प्लस है तो 2 यहाँ पर 1 माइनस 2, तो हाइड्रोक्सिल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल था ना, तो इसलिए यहाँ पर OH बैलेंस होना चाहिए। अब इसी तरीके से एल्यूमिनियम पर ट्रिपल प्लस आयन आता है और ये आपका आ जाएगा 3OH माइनस, तो इसलिए इसकी क्या है, इसकी अम्लता आपकी 2 हो गई, इसकी अम्लता आपकी 3 हो गई। तो ये हमने निकाला अम्लता, और क्या निकालेंगे अणुभार, क्षार का अणुभार निकालेंगे। तो देख लीजिए अब इसका हम अणुभार निकालेंगे, अणुभार, तो अणुभार कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, अणुभार क्या होगा, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, तो 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 1, तो इसको टोटल जोड़ लेंगे तो 23 1 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका हो गया 24 और 16 जोड़ लीजिए, 24 16 कितना हो गया 6 4 10 के 0, हासिल बचा 1 और 3 1 2 1 3 1 4, तो 40, तो इसलिए आपका हो गया 40 बटे क्या लिखोगे, क्षार का अणुभार, क्षार की अम्लता 1 है तो बटे 1 बराबर आपका क्या आ गया 40, तो यही आपका क्या आ गया तुल्यांकी भार। जैसा कि नॉर्मलता में हमने डायरेक्ट यही रखा हुआ था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार 40, डायरेक्ट यही हम रख करके सवाल हल किए थे। इसी तरीके से आपका जो भी क्षार आएगा, अब जैसे KOH है, KOH को भी इसी तरीके से निकाल लीजिए, क्या होगा, अब पोटेशियम का कितना होता है, यह है पोटेशियम का आपका परमाणु भार आपको याद रहेगा तभी आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक और 39 होता है इसका परमाणु भार, 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो गया 40 और 40 हो गया, ये 39 1 40 40 10 आपका
40 10 50, 50 और 50 6 56। तो ये हो गया आपका 56 अणुभार। तो इस तरीके से 56 के बटे में 1 बराबर आपका क्या हो गया 56 टोटल आपका ये हो गया तुल्यांकी भार। उसी तरीके से भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं, नाइट्रोजन होता है 14 प्लस इसका होगा 4 गुणे 1 प्लस आपका ऑक्सीजन 16 प्लस 1। तो देखिए 14 4 कम 4 और 14 4 18। तो ये आपका 18 हो गया प्लस 18 आपका ये हो गया और ये हो गया क्या 17। 16 1 17। तो 17 दूना 34 1 35। तो इसका आ गया टोटल 35 और 35 बटे इसकी अम्लता कितनी है, अम्लता हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे बराबर 35 बटे आपका इसका आ गया क्या तुल्यांकी भार। अब सेम इसी तरीके से इसको हल करेंगे। आइए इसका देखिए, पहले से हमने अम्लता निकाला हुआ है 2। तो परमाणु भार इसका कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, 40 प्लस अब देखिए यहाँ ट्वाइस है तो 2 का गुणा हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 1। तो आपका हो गया 40 प्लस में 16 1 17 दूना 34। तो ये आपका हो गया 34। इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 यानी कि आपका हो गया 70 4 74 बटे कितना हो जाएगा भैया 2। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 3 6 और 1 बचा 2 7 14। तो इसका 37 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 37। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना आ गया 37। तो इस तरीके से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकाला। अब लास्ट हमारा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका देखिए हमने क्या अम्लता निकाल के रखा हुआ है 3, चूंकि यहाँ पर OH आयनों की संख्या कितनी है 3। अब इसी तरीके से एल्यूमिनियम का हमको परमाणु भार चाहिए तो 13 होता है इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होगा 27 प्लस अब देखिए 3 का होल ऑक्सीजन होता है 16 प्लस 1। तो 27 प्लस 16 1 17 3 17 त्रिक 51। अब इसको जोड़ लीजिए तो 51 और 27 आप जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो गया और 5 और 2 7 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया 78 बटे में कितना हो जाएगा भैया 3। तो 3 हो जाएगा, भाग दे दो, 3 दूनी 6 बचा कितना 1, 3 6 18। इस तरीके से हमारा इसका 26 आ गया क्या तुल्यांकी भार। तो इस तरीके से हम लोगों ने आम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है इसको सीखते हैं हम। लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार का सूत्र है देखिए, लवण का तुल्यांकी भारों की गणना करना, कैलकुलेटिंग ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट। तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर हमारा सूत्र होता है लवण का अणुभार बटे लवण की संयोजकता। ये संयोजकता या इसकी एक और फार्मूला होती है आपके पास है जो या करके लिखा गया है, लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणुभार बटे लवण के धन आयनों की संख्या या ऋण आयनों की संख्या। अब इसकी धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या जब तक हम इस रिएक्शन को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। तो आइए हम रिएक्शन तोड़ते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये लवण है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 भाग में हमारा क्या आ जाएगा सोडियम धन आयन और इसी तरीके से आपका कार्बोनेट आ जाएगा डबल माइनस। इस पर 2 माइनस है, इस पर 1 प्लस है, लेकिन यहाँ 2 लगा है तो 2 प्लस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें लवण के कुल लवण के धन आयनों की संख्या या ऋण आयनों की संख्या कितनी हो गई, कुल धन आयनों की संख्या 2 हो गई। अब चाहे 2 धन आयन की संख्या लीजिए चाहे ऋण आयन की, और यही इसकी संयोजकता भी मानी जाती है। चाहे आप संयोजकता लिखिए और चाहे लवण के धन आयनों की संख्या लिखिए। अब इसका रहा अणुभार निकालना, तो अणुभार हम एकदम सेम जैसे अम्ल क्षार का निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए अब क्या होता है 2 गुणे सोडियम कितना होता है 23 प्लस में 12 और प्लस में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है कितना 8 होता है परमाणु क्रमांक और 16 होता है परमाणु भाग। तो हो जाएगा 16 गुणे 3। तो ये हो गया क्या 23 दूना 46 प्लस में 12 प्लस में 16 3 48। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 48 हो गया, उसके बाद 46 हो गया, 12 हो गया।
तो हम जोड़ेंगे तो 8 6 2 8 और 8 8 16 के 6 हासिल बचा 1। उसके बाद आपका कितना आ गया 4 4 8 1 9 1 10 106 टोटल आ गया हमारा। तो अब देखिए लवण का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, अणुभार हमारा कितना आ गया टोटल, अणुभार आ गया 106 और इसके बटे लवण के धन आयनों की संख्या या ऋण आयनों की संख्या। धन आयनों की संख्या देखिए यहाँ पर कितना है 2 या ऋण आयनों की संख्या 2 तो बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम हल करेंगे तो 2 पचे 10, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6 तो 53 सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार आया। अब इसी तरीके से इसको तोड़िए, इसका रिएक्शन तोड़ेंगे तो Zn2+, उसके बाद प्लस में आपका हो जाएगा सल्फेट डबल माइनस। अब क्या है 2 आयन आया है, इसमें कुल धन आयनों की संख्या या ऋण आयनों की संख्या 2 आई है। अब इसका हमको अणुभार निकालना है। अणुभार निकालेंगे जिंक कितना होता है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है और परमाणु भार इसका क्या हो जाता है 65 हो जाता है। 65 प्लस कापर का 63 होता है, इसका 65 प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64। तो इस तरीके से हमको जोड़ लेना है इसको 65 प्लस 64 और प्लस में 32। तो जोड़ेंगे कितना आएगा 4 2 6 और 6 5 11 के 1 हासिल बचा आपका 1 और 6 6 12 12 3 15 1 16 कितना आ गया 161। फिर से देख लेते हैं जिंक का कितना है 65, उसके बाद इसका है 32 और 16 चौका 64। तो 5 4 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1 और उसके बाद आपका है 6 6 12 3 15 1 16। तो आपका कितना आ गया 161। तो 161 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब आइए हल करते हैं 2 8 16 ठीक। अब एक बचा है 0 और 2 पचे 10। तो इतना आपका आ गया क्या 80.5 आ गया आप क्या जिंक सल्फेट का तुल्यांकी भार। अब सेम इसी तरीके से इसको हल करना है कैल्शियम सल्फेट। तो आइए पहले इसका रिएक्शन तोड़ लेते हैं। कैल्शियम इसका रिएक्शन तोड़ेंगे तो कैल्शियम सल्फेट पर 2 प्लस होगा और इसी तरीके से सल्फेट पर डबल माइनस होगा। तो इसमें कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें कुल आयनों की संख्या आपकी हो गई, कुल आयनों की संख्या बराबर 2। अब अणुभार निकालना है CaSO4 का अणुभार। तो अणुभार जब आप निकालोगे इसका अणुभार करके तो अणुभार एकदम सेम कैल्शियम 40 होता है, प्लस में सल्फर 32 होता है, फिर आपका क्या है 16 चौका 64। चूँकि 16 होता है तो 16 चौका 64 हो गया। जोड़ लीजिए इसको 40 प्लस 64 प्लस 32 कितना आ गया 4 2 6। उसके बाद 4 2 6 हो गया, 6 4 10 3 13 136 हो गया। तो अणुभार 136 बटे कितना कुल आयनों की संख्या है 2 बटे 2 हो गया, बराबर में 2 छंग 12 आपका 1 बचा 2 8 16 68 आ गया इसका तुल्यांकी भार। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। इसमें आपका देखिए ये आंसर है ये तुल्यांकी भार और इसमें आपका ये आंसर है ये तुल्यांकी भार। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार क्या होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार 3 तरीके से निकाला जाता है। अम्लीय माध्यम में 31 दशमलव कितना आना चाहिए, अम्लीय माध्यम में 31 दशमलव आपका 6 आना चाहिए। तो अब पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला हमारा होता है KMnO4। यहाँ पर 2 भाग में हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है और अम्लीय माध्यम का मतलब इसमें हमने 3 भाग में H2SO4 को मिला दिया और जब इस रिएक्शन को रिएक्शन किया तो पोटेशियम सल्फेट बना K2SO4। पोटेशियम यहाँ 2 भाग में है, निकल गया, सल्फेट निकल गया यहाँ से। अब आपका मैग्नीज 2 है तो 2 मैग्नीज हुआ और ऑक्सीजन यहाँ पर, इसमें ऑक्सीजन कितना है 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 इधर हो गया। इसके बाद 4 3 12 12 8 20 इधर भी 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 8 दूनी 16 16 4 20 ये 4 दूनी 8 और 8 4
12, 12 3 15 और 15 में 5 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर जोड़ा है, तब ये बैलेंस हो रहा है। तो यही 5 हम जो है इसी का भाग देंगे। इसमें कुल लवणों में जो धन आयनों की संख्या या ऋण आयनों की संख्या है, इसका भाग किसमें देंगे, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन को हम जोड़ करके इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अब देखिए इसका निकालिए लवण का अणुभार यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का अणुभार निकालोगे, KMnO4 का अणुभार निकालोगे तो पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम 39 होता है, प्लस मैग्नीज 55 होता है, प्लस 16 चौका 64 होता है। अब इसको जोड़ लिया जाए तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55 प्लस 64 और प्लस में 39, तो कितना आएगा, देखिए एक इसमें अगर हम मिला देते हैं तो 10 हो गया और एक इसमें 5 3 8 यानी कि 8 आ गया। हाँ कितना हुआ, ये 5 4 9 9 18 के 8 हासिल बचा 1, उसके बाद आपका क्या बचा, 18 के 8 हासिल बचा 1, 6 3 9 9 5 14 14 1 15, ये 58 आ गया। तो अब ये हमारा क्या है, यही हमारा अणुभार है। तो अणुभार हमारा हो गया 158 बटे ये क्या है, KMnO4 का अणुभार है। क्या है, अणुभार। अणुभार हमारा कितना हो गया, ये आपका आ गया 158 बटे कितना, जितना ऑक्सीजन जुटा है 5 है तो 5 के कर दो, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 हो गया, फिर 5 एक कम 5, कितना बचा 3 बचा, 5 कटा तो अब यानी कि 3 भाग देकर देखेंगे तो आपका आएगा 5 8 में भाग दे लीजिए 5 का, तो 5 तिहाई 15, ये कैंसिल हो गया आपका, 8 बचा, 5 एक कम 5, तो कितना बचा 3, 0 5 6 30, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो इस तरीके से देखिए 31.6 आ गया। अब इसी तरीके से क्षारीय माध्यम में हमको देखना है, क्षारीय माध्यम में 158 ही आना चाहिए। तो 2 भाग में पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें 2 भाग में क्षार मिलाया गया है KOH। तो जब इसमें रिएक्शन हुआ है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8, 8 तो 10, तो उधर भी 10 होना चाहिए। लेकिन इधर देखिए 4 दूनी 8 और 1 ऑक्सीजन इसमें है जल में, 9 हो रहा था, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ से अलग से जोड़ा गया है, तब बैलेंस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार KMnO4 का जो तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार इसमें जो होगा वह होगा 158 के बटे में 1 बराबर 158 ही होगा, क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन जुटा है। अब इसी तरीके से उदासीन माध्यम में, उदासीन करने के लिए हमने जल जोड़ा है, तो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या है, जल को मिलाया है, तो इधर ऑक्सीजन क्या है 8, 4 दूनी 8, 8 एक 9, उधर भी 9 होना चाहिए। इधर देखिए 2 इसमें हो गया और 2 दूनी 4 यानी कि 4 और 2 6, और इसमें 3 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, हम 3 ऑक्सीजन जोड़ेंगे तभी 9 होगा। तो अब इसमें भी वही निकालेंगे, KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 158। आपने पहले ही निकाला है अणुभार, इसमें 3 का भाग दे दो, 3 पचे 15, अब बचा आपका कितना 8 है, 3 दूनी 6, फिर बचा आपका कितना 2, तो आपका कितना आ जाएगा 3 6 18, देखिए आया होगा, यहाँ पर लिखे हैं ना 3 पचे 15, फिर आपका है 3 दूनी 6 और बचा 2 तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, इसी तरीके से जाता रहेगा। तो इसलिए आपका ये तुल्यांकी भार हो गया, ये आंसर हो गया इसमें। तो अम्लीय माध्यम में आपका कितना था पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार, अम्लीय माध्यम में आपका आया कितना, देखिए अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार आया है आपका कितना 31.5, और क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार आया है कितना आपका, देखिए क्षारीय माध्यम में आया 158 और उदासीन माध्यम में आया है 52.6, यहाँ पर हमने आपका निकाला। तो इस तरीके से हम लोगों ने लवण के तुल्यांकी भार को कैलकुलेट किया और सीखा कि अम्ल का, क्षार का और लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने में काफ़ी मदद करता है।